दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम किसी डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड देश का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? शायद मिट्टी के घर, नंगे पैर घूमते बच्चे, भूखमरी और बेहिसाब गरीबी। वहीं दूसरी तरफ जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड या अमीर देश की बात करते हैं तो हमें चमचमती सड़कें, स्काई स्क्रेपर्स और लग्जरी दिखती है। हमें लगता है कि दुनिया दो साफ हिस्सों में बनती हुई है, एक तरफ अमीर हैं और दूसरी तरफ गरीब। बीच में कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ी खाई है। लेकिन दोस्तों, फैक्टफुलनेस का सबसे पहला सबक यह है कि यह खाई असलियत में मौजूद ही नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक पुराना सॉफ्टवेयर है जो अपग्रेड नहीं हुआ। एक 1907 के दशक का वो पुराना जमाना। हंस रोसलिंग कहते हैं कि 1907 में यह गैप शायद सच था। तब दुनिया दो हिस्सों में थी। एक तरफ डेवलपिंग देश जैसे इंडिया, चाइना, ब्राजील, जहां हर औरत के 5 से 6 बच्चे होते थे और बच्चों की मौत की डर बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरफ डेवलप्ड देश जैसे यूएस, यूके, जहां परिवार छोटे थे और लोग अमीर थे। लेकिन आज 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ज्यादातर देश अब डेवलपिंग से निकलकर मिडिल इनकम बन चुके हैं। आज 85% दुनिया उस कैटेगरी में आती है जिसे हम पहले डेवलप्ड कहते थे। लेकिन हमारा दिमाग अब भी 1907 की टेक्स्ट बुक्स में फंसा हुआ है। द 4 लेवल्स ऑफ लाइफ। दुनिया को अमीर वर्सेस गरीब के बजाय 4 लेवल्स पर देखिए। इससे आपको समझ आएगा कि 9000 वर्ड्स का कंटेंट कितना गहरा हो सकता है जब हम हर लेवल की जिंदगी को महसूस करते हैं। लेवल 1, एक्सट्रीम पॉवर्टी, $2 से कम। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। आपको 2 घंटे पैदल चलकर मिट्टी वाला पानी लाना पड़ता है। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आपके पास दवा के पैसे नहीं हैं। दुनिया की लगभग 1 बिलियन आबादी आज भी यहां है। लेकिन याद रहे, 1800 में पूरी दुनिया लेवल 1 पर थी। हमने बहुत लंबी दूरी तय की है। लेवल 2, द फर्स्ट स्टेप ऑफ होप, $2 से $8 प्रतिदिन। यहां आपने मिट्टी के बजाय पक्की दीवारें बना ली हैं। आपके पास शायद एक पुरानी साइकिल है जिसने आपके 2 घंटे का सफर 30 मिनट में बदल दिया है। अब बच्चे स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अगर घर का कमाऊ सदस्य बीमार पड़ जाए तो आप वापस लेवल 1 पर गिर सकते हैं। यह लेवल सर्वाइवल और होप के बीच की कड़ी है। लेवल 3, द राइजिंग मिडिल क्लास, $8 से $32 प्रतिदिन। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहां रहती है। आपके पास एक मोटरसाइकिल है, घर में बिजली है और फ्रिज है। आपका खाना अब सिर्फ मिट्टी से नहीं आता। आप बाजार से फल और सब्जियां खरीद सकते हैं। आपके बच्चे हाई स्कूल तक जा रहे हैं। यह वो लेवल है जो ग्लोबल इकोनॉमी को चला रहा है। लेवल 4, द कंज्यूमर क्लास, $32 से ज्यादा। अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो आप यहां हैं। आपके पास नल में गर्म पानी है, स्मार्टफोन है और आप हफ्ते में एक बार बाहर खाना खा सकते हैं। लेवल 4 पर बैठकर हमें लगता है कि लेवल 1, 2 और 3 सब गरीब हैं। लेकिन एक लेवल 2 के इंसान के लिए लेवल 3 का बंदा अमीर है। 3, हम गलती कहां करते हैं? हम 3 तरह से इस गैप के धोखे में आते हैं। एवरेजेस का धोखा। हम कहते हैं मेक्सिको गरीब देश है। हाँ, उसका एवरेज इनकम यूएस से कम है, लेकिन मेक्सिको के लेवल 4 के लोग यूएस के लेवल 4 के लोगों से बेहतर लाइफ जी रहे हैं। एवरेजेस हमेशा बीच की वेरिएशन को छुपा देते हैं। एक्सट्रीम्स का चश्मा। मीडिया हमेशा सबसे अमीर और सबसे गरीब को दिखाता है। वो बीच के 5 से 6 बिलियन लोगों को नहीं दिखाते जो लेवल 2 और 3 पर मेहनत कर रहे हैं। द व्यू फ्रॉम द टॉप। जब आप लेवल 4 की बुलंदी पर होते हैं तो नीच की सारी मंजिलें एक जैसी दिखती हैं। जैसे जहाज से देखने पर सारे घर छोटे लगते हैं, भले ही कोई 5000 स्क्वायर फीट का हो और कोई 500 स्क्वायर फीट का। कंक्लूजन ऑफ सेक्शन 1। दोस्तों, गैप एक इल्यूजन है। दुनिया एक स्पेक्ट्रम है। अगर हम इस भेद चाल वाली सोच को नहीं छोड़ेंगे तो हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि अगला बड़ा मार्केट कहां है या दुनिया असलियत में किस तरफ बढ़ रही है। अगली बार जब आप गरीब देश शब्द सुने तो पूछिए, कौन सा लेवल, 1, 2 या 3? चलिए एक गेम खेलते हैं। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, आप बस अपने मन में जवाब सोचिए। सवाल नंबर 1, आज दुनिया में कितनी लड़कियां प्राइमरी स्कूल खत्म करती हैं? ए 20%, बी 40%, 60%। सवाल नंबर 2, पिछले 100 सालों में नेचुरल डिजास्टर से मारने वालों की तड़प डबल हो गई है, वैसी ही है, आधी से भी कम हो गई है? सवाल नंबर 3, दुनिया की ज्यादातर आबादी कहां रहती है? लो इनकम कंट्रीज में, मिडिल इनकम कंट्रीज में, हाई इनकम कंट्रीज में?
अगर आपने ज्यादातर जवाब ए या बी दिए हैं तो आप चिंपैंजी से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। हंस रोसलिंग ने जब ये सवाल बड़े बड़े साइंटिस्ट और लीडर्स से पूछे तो उनका रिजल्ट एक बंदर से भी खराब था। एक बंदर को अगर 3 ऑप्शन दिए जाएं तो वो रैंडमली 30% बार सही जवाब देगा, पर इंसान सिर्फ 5 से 10% बार सही जवाब देते हैं। इसका मतलब हम सिर्फ अनजान नहीं हैं, हम एक्टिवली गलत हैं। हमारा दिमाग हमें झूठ बोल रहा है। हम सदियों पुरानी इंफॉर्मेशन लेकर घूम रहे हैं। हमने स्कूल में जो मैप देखा था, जो गरीबी की तस्वीर देखी थी, वो बदल चुकी है, पर हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में पुराना वर्जन ही चल रहा है। हंस रोसलिंग, जो एक डॉक्टर और स्टैटिस्टिक्स के विजर्ड थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात को प्रूव करने में लगा दी। उन्होंने देखा कि लोग फैक्ट्स को नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स को सच मानते हैं। हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, टेररिज्म बढ़ रहा है और अमीर हो रहा है, लेकिन जब हम डेटा की गहराई में जाते हैं तो कहानी बिल्कुल उल्टी निकलती है। इस वीडियो का मकसद आपको पॉजिटिव बनाना नहीं है, बल्कि आपको पॉसिबिलिस्ट बनाना है। एक ऐसा इंसान जो ना तो अंधा ऑप्टिमिज्म रखता है, ना ही बेवजह का डर। वो सिर्फ वही देखता है जो फैक्ट्स दिखाते हैं। अगले 30 मिनट में हम उन 10 दिमागी भेदियों को मारेंगे जो आपकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। दोस्तों, पहला दिमागी भेड़िया जो हमें सच देखने से रोकता है वो है द गैप इंस्टिंक्ट। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दुनिया 2 हिस्सों में बनती हुई है, हम और वो। डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज, अमीर देश वर्सेस गरीब देश, वेस्ट वर्सेस ईस्ट। हमें लगता है बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो लग्जरी में रहते हैं और दूसरी तरफ वो जो भूख से मर रहे हैं। लेकिन हांस रोसलिंग कहते हैं कि ये गैप सिर्फ हमारे दिमाग में है। असलियत में दुनिया 2 हिस्सों में नहीं बनती, बल्कि एक स्मूथ लाइन की तरह है। इनकम के 4 लेवल्स। दुनिया को अमीर और गरीब में देखने के बजाय उसे 4 अलग लेवल्स में देखिए। लेवल 1, यहां लोग दिन का $2 से कम कमाते हैं। ये वो लोग हैं जो नंगे पैर चलते हैं, जिन्हें एक वक्त ले खाने के लिए मिलो दूर पानी भरने जाना पड़ता है। दुनिया की 1 बिलियन आबादी यहां है। लेवल 2, यहां लोग दिन का $2 से $8 कमाते हैं। इनके पास शायद एक साइकिल हो और बच्चे स्कूल जा सकते हों। खाना थोड़ा बेहतर है, पर एक बीमारी पूरे खानदान को वापस लेवल 1 पर फेंक सकती है। लेवल 3, यहां लोग दिन का $8 से $32 कमाते हैं। इनके पास शायद एक मोटर बाइक हो, घर में नाल का पानी हो और एक पुराना फ्रिज हो। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेवल 2 और लेवल 3 में रहती है। लेवल 4, ये वो लोग हैं जो दिन का $32 से ज्यादा कमाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लेवल 4 पर हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, कार है और आप छुट्टियों पर जा सकते हैं। असलियत यह है कि गैप वहां है ही नहीं जहां हम सोचते हैं। ज्यादातर दुनिया बीच के 2 लेवल्स में है। हम उन्हें गरीब बोलते रहते हैं क्योंकि लेवल 4 से वो सब एक जैसे लगते हैं। हम ये गलती क्यों करते हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। कंपैरिजन्स ऑफ एवरेजेस। हम हमेशा एवरेजेस देखते हैं। हम कहते हैं इंडिया की इनकम यूएस से कम है। हाँ, एवरेज कम है, लेकिन इंडिया के करोड़ों लोग यूएस के मिडिल क्लास से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। एवरेजेस गैप्स को बड़ा दिखाते हैं। कंपैरिजन्स ऑफ एक्सट्रीम्स। मीडिया हमेशा सबसे अमीर और सबसे गरीब को दिखाता है। वो कभी उस इंसान को नहीं दिखाएंगे जो लेवल 3 पर अपनी दुकान चला रहा है, क्योंकि वो बोरिंग न्यूज है। द व्यू फ्रॉम अबव। जब आप लेवल 4 पर होते हो तो आपको लेवल 1, 2 और 3 सब नीचे एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे किसी पहाड़ की छोटी से देखने पर नीचे के सारे घर छोटे लगते हैं, भले ही उनमें कोई 1 मंजिल का हो और कोई 3 मंजिल का। कंक्लूजन ऑफ गैप इंस्टिंक्ट। दुनिया अस वर्सेस देम नहीं है। हम सब एक ही सीढ़ी पर हैं, बस कोई 1 कदम ऊपर है और कोई नीश। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में लोग अब भी शिकार कर रहे हैं, तो आप 50 साल पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। आज वो लोग आपके सबसे बड़े कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं। इस भेड़िए को मारने का तरीका यह है कि हमेशा मेजॉरिटी को देखो, न कि सिर्फ 2 किनारों को। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दुनिया खत्म होने की कगार पर है? पॉल्यूशन दुश्मन बन गया है और पुराना जमाना आज से बेहतर था? अगर हाँ, तो आप द नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट के शिकार हैं। हमारा दिमाग अच्छी खबर के मुकाबले बुरी खबर को ज्यादा जल्दी पकड़ता है। इसका एक एवोल्यूशनरी रीजन है। लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को खतरे पर ध्यान देना जरूरी था ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन आज यही इंस्टिंक्ट हमें पूरी तस्वीर देखने से रोक रहा है। लोगों को बुरा क्यों लगता है? इसके पीछे 3 बड़े मिराज हैं। 1, मिस रिमेंबरिंग द पास्ट। हम अक्सर कहते हैं पहले सब कितना अच्छा था। सच तो यह है कि हम पुरानी तकलीफों को भूल चुके हैं। 100 साल पहले तक दुनिया के हर देश में बच्चों की मौत की दर 40% से ज्यादा थी। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे।
पुराना जमाना बेहतर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। 2. सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। न्यूज का काम ही बुरी खबर बेचना है। आपने कभी ऐसी हेडलाइन देखी है, आज 10,000 लोगों ने लेवल 1 से लेवल 2 में एंट्री की? नहीं, क्योंकि धीरे धीरे होने वाली प्रोग्रेस कभी न्यूज नहीं बनती। न्यूज वही है जो अचानक और बुरा हो, जैसे वॉर, क्रैश या मर्डर। जब मीडिया हमेशा बुरा दिखाएगा तो हमें लगेगा दुनिया में सिर्फ बुरा ही हो रहा है। 3. द फीलिंग ऑफ थिंग्स आर बैड एंड गेटिंग वर्स। हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि खराब और बेहतर दोनों एक साथ हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी हॉस्पिटल में 100 मरीज हैं और उनमें से 10 की मौत हो गई, ये बैड है। लेकिन अगर पिछले साल 50 लोग मरे थे तो ये बेटर है। दुनिया बैड हो सकती है, अभी भी गरीबी है, अभी भी बीमारी है, लेकिन वो पिछले 50 सालों के मुकाबले बेटर हो रही है। फैक्ट चेक, वो 16 चीजें जो कम हो रही हैं, दुनिया सिर्फ बुरी नहीं हो रही। हंस रॉसलिंग ने डाटा से प्रूव किया है कि ये चीजें कम हुई हैं। गुलामी आज लगभग हर देश में बंद है। ऑयल स्पिल्स, समुद्र में तेल गिरने की घटनाएं 90% कम हुई हैं। हंगर, 1970 में 28% लोग भूखे रहते थे, आज सिर्फ 11% हैं। बच्चों की मौत, 1800 में ये 44% थी, आज सिर्फ 4% है। इस इंस्टिंक्ट को कैसे कंट्रोल करें? हमेशा याद रखिए, बैड एंड बेटर कैन को एग्जिस्ट। जब भी आप कोई बुरी खबर सुने, खुद से पूछिए, क्या इसका उल्टा भी हो रहा है? और क्या ये न्यूज़ इसलिए चल रही है क्योंकि ये अनोखी है? क्योंकि अगर बुरी खबर रोज की बात होती तो वो न्यूज़ ही नहीं बनती। दुनिया सुधर रही है, बस उसके सुधरने की रफ्तार इतनी धीमी है कि वो कैमरा में नजर नहीं आती। दोस्तों, जब हम किसी ग्राफ को ऊपर जाते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है कि ये ऐसे ही सीधा ऊपर जाता रहेगा। इसे कहते हैं द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। हमें लगता है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो वो बढ़ती ही जाएगी जब तक धरती पर जगह खत्म ना हो जाए। लेकिन प्रकृति में बहुत कम चीजें स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ज्यादातर चीजें एस बेंड, स्लाइड या हम्स की तरह चलती हैं। सबसे बड़ा डर, दुनिया की आबादी। जब लोग देखते हैं कि दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो गई है तो वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि 100 साल में हम 20 से 30 बिलियन हो जाएंगे और खाना खत्म हो जाएगा। लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं? यूएन एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया की आबादी 10 से 12 बिलियन के बीच में लेवल ऑफ जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछले 50 सालों में बच्चों की संख्या बढ़ना बंद हो गई है। एस बैंड कर्व क्या है? जब गरीब लोग लेवल 1 से लेवल 2 और 3 पर आते हैं तो उन्हें बच्चों को लेबर की तरह देखने की जरूरत नहीं रहती। जब बच्चे जिंदा रहने लगते हैं और महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं तो हर फैमिली में बच्चों की संख्या अपने आप कम हो जाती है। दुनिया की आबादी इसलिए नहीं बढ़ रही कि नए बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पुराने लोग अब लंबी उम्र जी रहे हैं। इसे हांस रॉसलिंग द फिलअप इफेक्ट कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स। हाइट, एक बच्चा 0 से 15 साल तक बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप उस ग्रोथ को स्ट्रेट लाइन मान लें तो 25 साल की उम्र तक उसे 10 फुट का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ना, ग्रोथ रुक जाती है। हेल्थ और इनकम, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो शुरुआत में आपकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरती है, लेकिन एक बार आप लेवल 4 पर पहुंच गए तो थोड़ी और इनकम बढ़ने से आपकी हेल्थ में उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक, सड़क पर गाड़ियां बढ़ने का ग्राफ भी कभी सीधा नहीं होता। एक पॉइंट के बाद लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। इस इंस्टेंट को कंट्रोल कैसे करें? हमेशा याद रखिए, ग्राफ्स आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट। जब भी आप कोई डरावना ग्राफ देखें जो ऊपर जा रहा हो तो खुद से पूछें, इसका शेप क्या है? क्या ये एस कर्व है? क्या ये थोड़ा ऊपर जाकर रुक जाएगा? दुनिया की हर प्रॉब्लम इनफाइनाइट नहीं होती। हर ग्रोथ की अपनी एक लिमिट होती है और नेचर हमेशा बैलेंस ढूंढ लेती है। अगर आप ये समझ गए तो आप पॉपुलेशन बॉम्ब जैसे डरावने टॉपिक्स पर लॉजिक के साथ बात कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको याद है पिछली बार आप किसी खबर को देखकर कब डरे थे? शायद वो कोई प्लेन क्रैश हो, कोई टेररिस्ट अटैक या कोई नया वायरस। जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग डेटा देखना बंद कर देता है। इसे कहते हैं द फियर इंस्टिंक्ट। हमारा दिमाग एवोल्यूशनरी तौर पर 3 चीजों से सबसे ज्यादा डरता है: फिजिकल हार्म, हिंसा, कैप्टिविटी, कैद होना, और कंटेमिनेशन, जहर या बीमारी। पुराने जमाने में ये डर हमें जिंदा रखते थे, लेकिन आज यही डर हमें दुनिया की असलियत देखने नहीं देते। डर वर्सेस असलियत। दुनिया के सबसे बड़े डरों को अगर हम फैक्ट से तोलें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। नेचुरल डिजास्टर्स। हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ और तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन डेटा कहता है कि पिछले 100 सालों में नेचुरल डिजास्टर से होने वाली मौतों में 90% की कमी आई है। क्यों? क्योंकि लेवल 1 और 2 से निकलकर देश अब इतने मजबूत हो गए हैं कि वो वार्निंग सिस्टम्स और पुख्ता घर बना सकते हैं। प्लेन क्रैशेस। जब एक प्लेन क्रैश होता है वो हफ्तों तक न्यूज में रहता है। हमें लगता है उड़ना खतरनाक है,
लेकिन 2016 में दुनिया में 40 मिलियन कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती थी, जिनमें से सिर्फ 10 फेटल एक्सीडेंट्स हुए। उड़ना आज इतिहास में सबसे ज्यादा सेफ है, पर डर हमें यह मानने नहीं देता। टेररिज्म, ये सबसे बड़ा डर है। टेररिज्म भयानक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लेवल 4 के देशों में टेररिज्म से मारने का खतरा उनके अपने घर के बाथटब में गिरकर मारने से भी कम है। हम डर के मारे पूरी दुनिया को अनसेफ मान लेते हैं। मीडिया डर कैसे बेचता है? मीडिया फियर फिल्टर का यूज करता है। वो वही दिखाते हैं जो डरावना हो। खतरा का एक सिंपल फॉर्मूला है, रिस्क बराबर डेंजर गुना एक्सपोजर। हमें डेंजर तो दिखाया जाता है, लेकिन हमारा एक्सपोजर बहुत ही कम होता है। जब डर दिमाग पर हावी होता है तो हम रिसोर्सेज गलत जगह खर्च करने लगते हैं। हम उन चीजों पर पैसा लगाते हैं जिनसे हम डरते हैं, ना कि उन पर जो असली में ज्यादा लोगों की जान लेती हैं, जैसे गंदा पानी या बेसिक हेल्थ केयर। इस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कैसे करें? द स्कैरी वर्सेस द डेंजरस। याद रखिए, जो चीज डरावनी लगती है जरूरी नहीं कि वो खतरनाक भी हो। कैलकुलेशन बिफोर इमोशन। जब भी डर लगे थोड़ा रुकिए और नंबर्स देखिए। कितने लोग इससे असलियत में मुतासिर हो रहे हैं? डोंट पैनिक। पैनिक में इंसान सबसे बुरे डिसीजंस लेता है। जब तक डर ठंडा ना हो जाए कोई बड़ा कंक्लूजन मत निकालिए। डर को दिमाग से निकालना नामुमकिन है, पर उसे मैनेज करना हमारे हाथ में है। अगर आप डर के फिल्टर को हटाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया उतनी अनसेफ नहीं है जितनी वो स्क्रीन पर दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई न्यूज़ देखी है जिसमें लिखा होता है आज इस बीमारी से 4.2 मिलियन लोग मर गए? सुनने में ये नंबर इतना बड़ा लगता है कि हम तुरंत डर जाते हैं, लेकिन हंस रोजलिंग कहते हैं कि बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी अकेला नंबर बीमार नहीं है। इसे कहते हैं द साइज इंस्टिंक्ट। हमारा दिमाग बड़े नंबर्स को देखकर पैरालाइज हो जाता है। हमें लगता है कि अगर नंबर बड़ा है तो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होगी, लेकिन फैक्टफुलनेस हमें 2 जादुई तरीके बताती है इस भेड़िए को मारने के लिए, कंपैरिजन और डिवीजन। 1. कंपैरिजन। नंबर को अकेला मत छोड़ो। जब भी आप कोई बड़ा नंबर देखें उसे किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करें। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि पिछले साल 4.2 मिलियन बच्चे मारे हैं तो यह सुनकर दिल बैठ जाता है, लेकिन अगर मैं इसे पिछले साल के डेटा से कंपेयर करूं, 1950 में यह नंबर 14.4 मिलियन था। अब तस्वीर बदल गई ना? 14.4 मिलियन से 4.2 मिलियन पर आना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अकेला नंबर डर पैदा करता है, पर कंपैरिजन उम्मीद दिखाता है। 2. डिवीजन, द 80/20 रूल। अक्सर एक लंबी लिस्ट में कुछ बड़े नंबर्स हमारा पूरा ध्यान खींच लेते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी के खर्चे देख रहे हैं। 20 अलग अलग खर्चे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 या 3 ऐसे होंगे जो 80% बजट खा रहे होंगे। साइज इंस्टिंक्ट से बचने के लिए हमेशा उन बड़े आइटम्स पर फोकस करो जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर आप बड़े बदलाव नहीं ला सकते। पर कैपिटा, सबसे जरूरी फॉर्मूला। बड़े देशों जैसे इंडिया और चीना के साथ अक्सर साइज इंस्टिंक्ट का खेल खेला जाता है। एग्जाम्पल, कहा जाता है कि चीना सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। यह सच है अगर हम टोटल देखें, लेकिन अगर हम इसे वहां की अवधि से डिवाइड कर दें तो पता चलता है कि एक एवरेज चाइनीज इंसान एक एवरेज अमेरिकन से बहुत कम पोल्यूशन फैलाता है। जब तक आप टोटल नंबर को आबादी से डिवाइड नहीं करेंगे, आपको कभी यह पता नहीं चलेगा कि असलियत क्या है। इस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कैसे करें? नेवर ट्रस्ट अ लोनली नंबर। जब भी कोई एक अकेला नंबर दिखे, पूछिए इसका कंपैरिजन किससे है या ये टोटल का कितना % है। द 80/20 रूल। अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर के 2 से 3 बड़े आइटम्स को देखिए, वहीं असली कहानी बताते हैं। रेट्स नॉट टोटल्स। हमेशा रेट या पर कैपिटा पर ध्यान दीजिए। बड़े नंबर्स हमें बेवकूफ बनाने के लिए काफी हैं, लेकिन अगर आपके पास भाग करने की क्षमता है तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगली बार जब कोई बड़े नंबर्स दिखाए तो डरना मत, बस उन्हें डिवाइड कर देना। दोस्तों, हमारा दिमाग हर चीज को कैटेगराइज में बांटना चाहता है ताकि काम आसान हो जाए। हम सोचते हैं सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, सारे अमीर लोग वैसे होते हैं, या सारे डेवलपिंग देश एक जैसे हैं। इसे कहते हैं द जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट। कैटेगराइजेशन जरूरी है, पर जब हम गलत कैटेगरीज बनाते हैं तो हम उनके बीच के बड़े डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को देखना बंद कर देते हैं। हांस रोसलिंग कहते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड जैसी कोई एक चीज है ही नहीं। क्या आप इंडिया, ब्राजील और सोमालिया को एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जनरलाइजेशन के 4 बड़े ढोके। 1. द मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज द सेम। जब कोई कहता है कि दुनिया की 70% आबादी के पास ये है, तो हमें लगता है वो 70% एक जैसा है, लेकिन उस 70% में लेवल 2 के लोग भी हैं और लेवल 3 के भी। उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है।
हमेशा कैटेगरीज के अंदर देखिए, वहां आपको असली वेरिएशन मिलेगा। 2. द एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। हम अक्सर एक बहुत ही अजीब या एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखकर पूरी ग्रुप को जज कर लेते हैं। अगर एक खबर आई कि किसी लेवल 2 के देश में कोई अजीब बीमारी फैली, तो हम मान लेते हैं कि वहां सब ऐसा ही है। असली ये है कि एग्जॉटिक चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं, पर वो जनरल नहीं होती। 3. अज्यूमिंग अदर्स आर इडियट्स। ये सबसे बड़ा खतरा है। जब हम लेवल 4 से लेवल 2 या 3 को देखते हैं, तो हमें लगता है उनकी मुश्किलें उनकी बेवकूफ़ी की वजह से हैं। एग्जाम्पल, ये लोग नंगे पैर क्यों घूमते हैं, चप्पल क्यों नहीं पहनते? सच ये है कि वो बेवकूफ़ नहीं हैं, वो रिसोर्सफुल हैं। वो नंगे पैर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसे लेवल 2 के हैं। हांस रॉसलिंग ने देखा कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है, तो पूरी दुनिया में लोग एक ही तरह के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। उनका कल्चर उन्हें नहीं रोकता, उनका लेवल रोकता है। 4. द सेम इज नॉट ऑलवेज द सेम। मान लीजिए आपने देखा कि लेवल 4 के देशों में लोग कार चलाते हैं। अब आपने देखा कि चाइना में भी लोग कार चला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना वेस्ट बन गया है। उनका रास्ता अलग हो सकता है, पर उनका गोल वही है जो लेवल 4 का है। इस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कैसे करें? लुक फॉर डिफरेंसेस विद इन ग्रुप्स। एक ही कैटेगरी के अंदर के डिफरेंसेस को देखिए। लुक फॉर सिमिलैरिटीज अक्रॉस ग्रुप्स। अलग अलग कैटेगरीज के बीच में क्या सेम है वो ढूंढिए। बीवेयर ऑफ द मेजॉरिटी। जब कोई 51% या 70% कहे, तो ध्यान दें कि वो कहां से कहां तक फैला हुआ है। बी क्यूरियस, नॉट जजमेंटल। जब कोई चीज अजीब लगे तो पूछिए, इसका लॉजिक क्या हो सकता है? बेवकूफी मत मनिए। जनरलाइजेशन हमें अंधा बना देता है, लेकिन अगर आप कैटेगरीज के पीछे का सच देखने लगेंगे, तो आपको समझ आएगा कि पूरी दुनिया के लोग बेसिक लेवल पर एक ही चीज चाहते हैं, एक बेहतर और सेफ जिंदगी। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा क्योंकि वहां के लोग ही ऐसे हैं, या वहां का कल्चर ही कामचोर है? इसे कहते हैं द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। हमें लगता है कि देशों, धर्मों और कल्चरों की किस्मत पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं बदलेगी। हमें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर हमेशा तरक्की करेगा और अफ्रीकन या एशियन कल्चर हमेशा पीछे रहेगा। लेकिन हांस रोसलिंग कहते हैं कि कल्चर कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार बदलता है। बस इसकी राफ्तर इतनी धीमी होती है कि हमें दिखती नहीं। 1. रॉक्स मूव बट स्लोली। अगर आप किसी चट्टान को रोज देखेंगे तो आपको लगेगा वो वही खड़ी है, लेकिन हजारों साल बाद वो जगह बदल चुकी होती है। देश भी ऐसे ही बदलते हैं। एग्जाम्पल, आज से 50 साल पहले एशियन टाइगर्स, साउथ कोरिया, ताइवान को लोग गरीब और पीछे मानते थे। लोग सोचते थे उनका कन्फ्यूशन कल्चर उन्हें तरक्की नहीं करने देगा। आज वो दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक हैं। कल्चर नहीं बदला, बिल्कुल बदला। इनकम बढ़ने के साथ साथ सोच बदल गई। 2. अफ्रीका की कहानी। अक्सर लेवल 4 के लोग अफ्रीका को एक गरीब और भटका हुआ कॉन्टिनेंट मानते हैं, पर फैक्ट्स देखिए। पिछले 20 सालों में कई अफ्रीकन देशों ने वो तरक्की दिखाई है जो यूरोप ने 100 सालों में की थी। उनका लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और बच्चों की मौत कम हो रही है। उनका किस्मत गरीबी नहीं है, उनका रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वो भी लेवल 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। 3. रिलीजन एंड बर्थ रेट्स। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग सोचते हैं कि खास धर्म के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हांस रोसलिंग ने डेटा से प्रूव किया कि बच्चों की संख्या का लेना देना धर्म से नहीं, बल्कि इनकम लेवल से है। लेवल 1 पर हर धर्म की फैमिली में बच्चे ज्यादा होते हैं ताकि काम में हाथ बता सकें। लेवल 4 पर चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू, फैमिली साइज अपने आप छोटा हो जाता है। जब महिलाएं पढ़ती हैं और इनकम बढ़ती है तो डेस्टिनी बदल जाती है। 4. सोशल वैल्यूज। लोग कहते हैं कि हमारे वैल्यूज कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन जरा अपने दादा दादी से पूछिए कि उनके जमाने में महिलाओं की नौकरी या इंटरकास्ट मैरिज पर क्या सोच थी। आज वही चीजें नॉर्मल लगती हैं। कल्चर हर वक्त अपडेट हो रहा है। इस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कैसे करें? कीप ट्रैक ऑफ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स। छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज मत करो। हर साल 1% की प्रोग्रेस 70 साल में चीजों को डबल कर देती है। अपडेट योर नॉलेज। जो आपने स्कूल में डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा था, वो शायद आज आउटडेटेड हो चुका है। टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स। उनसे पूछिए कि 50 साल पहले जिंदगी कैसी थी। आपको खुद समझ आएगा कि डेस्टिनी कितनी तेजी से बदली है। किस्मत या कल्चर किसी को पीछे नहीं रखता। पैसा, एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलते ही हर इंसान वही रास्ता पकड़ता है जो लेवल 4 की तरफ जाता है। अगली बार जब कोई कहे कि ये देश कभी नहीं बदलेगा, तो समझ जाना कि वो डेस्टिनी इंस्टिंक्ट का शिकार है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान से बात की है जो मानता है कि हर प्रॉब्लम का हल सिर्फ फ्री मार्केट है, या सिर्फ डेमोक्रेसी है, या शायद सिर्फ एजुकेशन है?
इसे कहते हैं द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। हंस रोजलिंग कहते हैं कि अगर आपके हाथ में सिर्फ हथौड़ा है तो आपको हर प्रॉब्लम एक कील ही दिखाई देगी। एक ही नजरिए से दुनिया को देखना बहुत आसान होता है क्योंकि हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, पर असली दुनिया सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है। एक, एक्सपर्ट्स और उनकी लिमिट। हम एक्सपर्ट्स पर बहुत भरोसा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन एक एक्सपर्ट सिर्फ अपने फील्ड का राजा होता है। एक इकोनॉमिस्ट हर चीज को पैसों से देखेगा, एक डॉक्टर हर चीज को दावा से देखेगा और एक एक्टिविस्ट हर चीज को ह्यूमन राइट्स से देखेगा। अगर आप सिर्फ उनकी सुनेंगे तो आप पूरी तस्वीर कभी नहीं देख पाएंगे। एक्सपर्ट्स के पास नॉलेज होती है पर यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं। 2, आइडियोलॉजी का चश्मा। बहुत से लोग किसी खास आइडियोलॉजी के पीछे पागल होते हैं। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस। लेकिन डेटा दिखाता है कि साउथ कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी तरक्की तब की जब वो लेवल 2 पर था और वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। वहां दूसरी तरफ बहुत से डेमोक्रेटिक देश गरीबी में फंसे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी बुरी है, इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेस सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करती। 3, नंबर्स वर्सेस रियल लाइफ। कुछ लोग सिर्फ डेटा और नंबर्स पर भरोसा करते हैं। हंस रोजलिंग खुद एक डेटा एक्सपर्ट थे, पर वो कहते थे कि दुनिया को सिर्फ नंबर्स से नहीं समझा जा सकता। एग्जाम्पल, आप किसी देश का जीडीपी देखकर ये नहीं बता सकते कि वहां के लोग खुश हैं या नहीं। आपको जमीन पर जाकर लोगों से बात करनी होगी, उनका घर देखना होगा। नंबर्स हमें क्या बताते हैं, पर रियल लाइफ हमें क्यों बताती है। 4, द सिंपल सॉल्यूशन ट्रैप। हमें सिंपल बातें पसंद है। गरीबी का हल सिर्फ एजुकेशन है। सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या सिर्फ स्कूल खोलने से काम चल जाएगा? नहीं। बच्चों को खाना चाहिए, सड़कें चाहिए स्कूल तक पहुंचना के लिए, और घर में बिजली चाहिए पढ़ने के लिए। एक बड़ा बदलाव मल्टीपल फैक्टर्स का नतीजा होता है। इस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कैसे करें? गेट अ टूल बॉक्स, नॉट जस्ट अ हैमर। अलग अलग फील्ड के लोगों से बातें करो। अगर आप राइट विंग हो तो लेफ्ट विंग की सुनो, अगर आप साइंटिस्ट हो तो आर्टिस्ट की सुनो। टेस्ट योर आइडियाज। अपने फेवरेट आइडिया की खामियां ढूंढने की कोशिश करो। पूछो कि ये आइडिया कहां फेल हो सकता है। नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। डेटा देखो, पर लोगों की असली कहानियां मत भूलो। बीवर ऑफ सिंपल आइडियाज। अगर कोई कहे कि उसके पास हर प्रॉब्लम का एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, तो समझ जाना कि वो सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट का शिकार है। दुनिया को देखने के लिए आपको एक लेंस नहीं, बल्कि एक पूरा प्रिज्म चाहिए। जब आप हर तरफ से देखेंगे, तभी आपको असली फैक्ट नजर आएगा। दोस्तों, जब कुछ बुरा होता है, चाहे वो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो, देश की इकोनॉमी घिर रही हो या कोई स्कैम हो, हमारा दिमाग तुरंत एक विलियन को ढूंढता है। हमें लगता है कि अगर हम किसी को गुनाहगार ठहरा दें तो मसला हल हो जाएगा। इसे कहते हैं द ब्लेम इंस्टिंक्ट। हमें किसी इंसान या किसी ग्रुप को ब्लेम करना बहुत सुकून देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सही हैं और वो गलत। लेकिन असली दुनिया में बड़े बदलाव या बड़ी नाकामियां किसी एक इंसान की वजह से नहीं, बल्कि एक सिस्टम की वजह से होती है। 1, विलेंस वर्सेस सिस्टम्स। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की मौत हो गई। हमारा इंस्टिंक्ट कहेगा डॉक्टर को जेल भेजो या मिनिस्टर को हटाओ। लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो शायद पता चले कि सप्लाई चेन में गलती थी, या बैकअप सिस्टम कभी बनाया ही नहीं गया था, या शायद किसी पुराने बजट कट की वजह से मेंटेनेंस नहीं हुई थी। जब हम सिर्फ एक इंसान को ब्लेम करके उसे सजा दे देते हैं, तो हम उस सिस्टम को नहीं सुधरते जो अगले हादसे का इंतजार कर रहा है। 2, हीरोज वर्सेस प्रोग्रेस। क्या सिर्फ एक इंसान ने सब किया? जैसे हम बुराई के लिए विलेन ढूंढते हैं, वैसे ही हम अच्छाई के लिए हीरो ढूंढते हैं। हमें लगता है कि कोई एक नेता या कोई एक सीईओ आया और सब बदल गया, लेकिन तरक्की हमेशा इंस्टीट्यूशनल होती है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर सिस्टम मजबूत है, जैसे बेटर लॉज, बेटर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, तो प्रोग्रेस चलती रहती है। हांस रोजलिंग कहते हैं कि नेताओं को इतना क्रेडिट मत दो जितना वो लेते हैं, और ना ही इतना ब्लेम करो जितना लोग करते हैं। 3, द पंचिंग बैग, मीडिया और बिजनेसमैन। अक्सर लोग मीडिया, फॉरेनर्स या बड़े बिजनेसमैन को हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार मानते हैं। एग्जाम्पल, दुनिया में पॉल्यूशन सिर्फ बड़ी कंपनीज फैला रही हैं। यह सच है कि उनका हट है, लेकिन उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदने वाले हम हैं। हम उनकी बनाई हुई सस्ती चीजें और बिजली चाहते हैं। जब हम सिर्फ उन्हें ब्लेम करते हैं, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेर लेते हैं। 4, ब्लेम गेम का नुकसान। जब हम ब्लेम करते हैं, तो हमारी सीखने की क्षमता रुक जाती है। हम प्रॉब्लम को सिंपल बना देते हैं, जबकि वो कॉम्प्लेक्स होती है। इससे सॉल्यूशंस भी टेम्पररी मिलते हैं। अगर आपको असली सॉल्यूशन चाहिए, तो हु के बजाय हाउ कैसे पर ध्यान देना होगा। इस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कैसे करें?
लुक फॉर सिस्टम्स नॉट विलेंस। जब कुछ गलत हो तो पूछिए सिस्टम में क्या कमी थी, ना कि किसने गलती की। लुक फॉर कॉजेज नॉट हीरोज। जब कुछ अच्छा हो तो देखिए कि पिछले 10 सालों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसी चेंज हुआ था जिसने ये मुमकिन किया। स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स। उंगली उठाना आसान है पर फैक्ट्स ढूंढना मुश्किल। हमेशा मुश्किल रास्ता चुनिए। दुनिया को सुधारने के लिए हमें गुनाहगार ढूंढना बंद करके प्रोसेस को सुधारना होगा, तभी हम असरदार बदलाव ला पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी लिमिटेड टाइम ऑफर देखकर कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसकी आपको जरूरत नहीं थी? या किसी ऐसी खबर को देखकर पैनिक किया है जिसमें लिखा हो दुनिया खत्म होने में सिर्फ कुछ साल बचे हैं? इसे कहते हैं द अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट हमें कहता है अभी एक्शन लो वरना देर हो जाएगी। पुराने जमाने में जब सामने शेर होता था तो ये इंस्टिंक्ट हमारी जान बचाता था, लेकिन आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में अर्जेंसी अक्सर हमें डेटा देखने से रोकती है और हम पैनिक में गलत कदम उठा लेते हैं। 1. सेल्समैन की टेक्निक, डर और जल्दबाजी। मार्केटिंग और पॉलिटिक्स दोनों इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जब आपको लगता है कि वक्त खत्म हो रहा है तो आपका दिमाग एनालाइज करना बंद कर देता है। हंस रोजलिंग कहते हैं कि जब कोई कहे कि अभी फैसला लो तो समझ जाना कि वो आपको पूरी बात नहीं बता रहा। असली प्रॉब्लम्स के लिए अक्सर थोड़ा वक्त लेकर सोचना बेहतर होता है। 2. क्लाइमेट चेंज और अर्जेंसी का खतरा। क्लाइमेट चेंज एक रियल प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि दुनिया 5 साल में खत्म हो जाएगी तो 2 बुरी चीजें होती हैं। पहली, लोग डर कर एपिटेटिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है जब कुछ हो ही नहीं सकता तो कोशिश क्यों करें। दूसरी, हम गलत सॉल्यूशंस पर पैसा खर्च करने लगते हैं जो असलियत में काम नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फास्ट लगते हैं। 3. द डेटा ट्रैप। अक्सर लोग वर्स्ट केस सिनारियोज दिखाकर हमें डांटते हैं। वो एक ऐसा ग्राफ दिखाएंगे जो अचानक ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसा हमने पहले सीखा, ग्रोथ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होती। बिना ठंडे दिमाग से सोचे हम उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं जो शाइनिंग हैं और उन्हें भूल जाते हैं जो धीरे धीरे हमें खत्म कर रही हैं, जैसे पोल्यूशन या हेल्थ केयर सिस्टम्स का गिरना। 4. फियर वर्सेस एक्शन। अर्जेंसी डर पैदा करती है और डर कभी भी अच्छे सॉल्यूशन नहीं निकालता। हंस रोजलिंग ने देखा कि जब लोग पैनिक करते हैं तो वो ह्यूमन राइट्स और लॉजिक को भूलकर एक्सट्रीम रास्ते अपना लेते हैं। दुनिया को बचाने के लिए हमें पैनिक की नहीं बल्कि परसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स की जरूरत है। इस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कैसे करें? टेक अ ब्रेथ। जब कोई कहे अभी करो तो एक गहरी सांस लो और पूछिए क्या यह सच में इतना अर्जेंट है? इंसिस्ट ऑन डेटा। अगर कोई प्रॉब्लम अर्जेंट है तो उसका डेटा भी होना चाहिए। सिर्फ डरावनी बातों पर या प्रेडिक्शंस पर भरोसा मत करो। बिवेयर ऑफ फॉर्च्यून टेलर्स। कोई भी इंसान फ्यूचर को 100% सही नहीं बता सकता। जो प्रेडिक्शंस ड्रामेटाइज लगती हैं उनसे दूर रहो। अवॉइड रेडिकल एक्शन। बड़े बदलाव धीरे धीरे आते हैं। अचानक लिए गए बड़े फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। अर्जेंसी का भेड़िया हमें अंधा कर देता है, लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर डेटा को देखकर और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स इंस्टेंट नहीं होती, उन्हें हल करने के लिए कॉन्स्टेंसी चाहिए होती है। दोस्तों, पिछले 30 मिनट में हमने अपने दिमाग के 10 ऐसे भेड़ियों को देखा जो हमें अंधेरा दिखाते हैं जबकि सच्चाई में रोशनी हो रही होती है। हमने देखा कि दुनिया अमीर और गरीब में नहीं बनती बल्कि 4 लेवल्स पर है। हमने समझा कि बुरी खबर हमेशा न्यूज बनती है पर अच्छी प्रोग्रेस साइलेंट होती है। फैक्टफुलनेस क्या है? फैक्टफुलनेस सिर्फ एक किताबे का नाम नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ की दावा है। जैसे हम सेहतमंद रहने के लिए जंक फूड से बचते हैं, वैसे ही दिमाग को सही रखने के लिए हमें ड्रामा से बचना होगा। हांस रोजलिंग कहते हैं कि जब आपके पास एक फैक्ट बेस्ड वर्ल्ड व्यू होता है तो आप कम डरते हैं, आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं, आप दुनिया को लेकर होपफुल महसूस करते हैं। दुनिया में आज भी बहुत मुश्किलें हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा है और वॉर्स अभी भी हो रही हैं। लेकिन अगर हम ये मानते रहेंगे कि सब बर्बाद हो रहा है तो हम उन चीज़ों को कभी नहीं सुधार पाएंगे जो असलियत में सुधार सकती हैं। आपके लिए एक्शन प्लान, बीच वाली मेजॉरिटी को देखो, नेगेटिविटी। याद रखो बेटर और बैड दोनों एक साथ हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, हर ग्राफ सीधा ऊपर नहीं जाता, ज्यादातर एस कर्व्स होते हैं। फियर, रिस्क कैलकुलेट करो, डर को नहीं। अकेला नंबर मत देखो, हमेशा कंपेयर और डिवाइड करो। जनरलाइजेशन, कैटेगरीज के अंदर के डिफरेंसेस को पहचानो। याद रखो कि धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। सिंगल पर्सपेक्टिव, हर प्रॉब्लम के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशंस ढूंढो।
ब्लेम, गुनाहगार नहीं, सिस्टम सुधारो। अर्जेंसी, ठंडा दिमाग रखो, जल्दबाजी में गलत फैसले मत लो। जब हांस रोजलिंग ये किताबें लिख रहे थे, उन्हें पता था कि वो कैंसर की वजह से मारने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक डेटा और फैक्ट्स का साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम उस दुनिया में जिएं जो असली है, ना कि उस दुनिया में जो दरानी बनाई गई है। दुनिया बदल रही है। अगली बार जब आप कोई हेडलाइन देखें तो एक पल रुकिए और इन 10 भेदियों को याद कीजिए। सच वही है जो डेटा कहता है, बाकी सब सिर्फ एक दिमागी स्कैम है। आपको क्या लगता है? क्या इस वीडियो ने आपका नजरिया बदला? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। शुक्रिया।